इधर सिद्धार्थ को देवयानी का हार मिल चुका था और वो देवयानी का हार लेकर वहां से जयपुर के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को देखने के बाद जब ये खबर जतिन और रणधीर को देने के लिए टिया घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर वो दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। टिया ने जब उन्हें बेहोश पड़ा देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गई थी। जतिन और रणधीर को होश में लाने के बाद जब टिया ने उनसे बेहोश होने का कारण पूछा तो उन्होंने टिया को अपने बेहोश होने की वजह बता दी थी और साथ में ये भी बता दिया था कि शक्ति मौली बेहोशी की ही हालत में वहां से जा चुका है। और उसके बाद टिया ने उसे ढूंढने की बात कही तो जतिन ने उन्हें रोक दिया था। इस पर टिया जतिन को उसके कमरे में ही बंद करके भाग गई थी और रणधीर ने भी उसका साथ दिया था। और जब वो लोग बाहर निकले तो शक्ति मौली उन्हें बाहर ही पड़ा मिल गया था। उसके बाद वो दोनों शक्ति मौली को लेकर वहां से निकल गए थे। रणधीर ने जब ये देखा कि टिया हाईवे पर गाड़ी दौड़ाया जा रही है तो उसने टिया से डेस्टिनेशन के बारे में सवाल किया। और जब टिया ने उसे ये बताया कि वो लोग राजस्थान जा रहे हैं तो रणधीर एकदम चौंक गया था। राजस्थान? हम राजस्थान क्यों जा रहे हैं? रणधीर ने चौंकते हुए सवाल किया। क्योंकि सिद्धार्थ हमें वहीं मिलेगा। टिया ने इस बारे में खुलासा करके रणधीर के ऊपर बम गिरा दिया था। क्या? टिया के इतना कहने के बाद रणधीर चौंकते हुए बोला, हाँ मैं सही कह रही हूँ। सिद्धार्थ आज यहाँ आया था और कुछ देर पहले ही सीहोर चौक से बाहर निकला है और वो राजस्थान जा रहा है। टिया ने रणधीर को जवाब दिया, क्या सिद्धार्थ यहाँ आया था और तुमने देखा था और उसे रोका नहीं? और तुम्हें कैसे पता कि सिद्धार्थ राजस्थान ही जा रहा है? रणधीर ने टिया से अगला सवाल किया और टिया के सामने अभी कुछ देर पहले हुई घटना का नजारा घूमता हुआ चला गया था। सिद्धार्थ जैसे ही सीहोर चौक से आगे बढ़ा कि उसकी गाड़ी का शीशा खुला होने की वजह से टिया की नजर उसके ऊपर पड़ गई थी। और जैसे ही टिया की नजर उसके ऊपर पड़ी कि उसने सिद्धार्थ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन सिद्धार्थ को न तो टिया की आवाज सुनाई पड़ी थी और न ही टिया के अंदर इतनी ताकत थी कि वो दौड़कर सिद्धार्थ का पीछा कर सके। इसलिए उसने हार मान ली थी और उसके बाद रुक गई थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात गूंजी और वो वापस दौड़ पड़ी थी। वो दौड़ते हुए उसी दुकान पर पहुंच गई थी जहां पर वो तब तक खड़ी थी जब उसने सिद्धार्थ को वहां से जाते हुए देखा था। जब टिया दुकान वापस पहुंची तो दुकानदार ने उससे सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, आप अचानक से भागने क्यों लगी थी? चूंकि दुकानदार जतिन को जानता था और जब से टिया यहाँ आई थी तब से वो इस दुकान पर आ रही थी, इसलिए वो दुकानदार टिया को भी पहचानने लगा था। मेरी एक मदद कर सकते हो? टिया ने बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे सीधे कहा, हाँ बोलो ना मैडम। उस दुकानदार ने टिया की ओर देखते हुए कहा। वैसे भी टिया थी तो भला की खूबसूरत और जब उसने उस आदमी से मदद मांगी तो उसने टिया को मना नहीं किया। ऊपर से वो टिया को देखकर लार टपकाने लगा था। अगर कोई और मौका होता तो ये बदतमीजी करने के एवज में टिया उसको 2-4 थप्पड़ जड़ देती। चूंकि टिया को पता था कि वो बिना इस दुकानदार की मदद के सिद्धार्थ को ट्रैक नहीं कर सकती, इसलिए उसने उस दुकानदार की बात को इग्नोर कर दिया था और आगे बोले, मुझे आपका सीसीटीवी देखना था। टिया ने उस दुकानदार को देखते हुए कहा और उसके इतना कहते ही वो आदमी ऐसे शर्मा गया मानो टिया ने फर्स्ट नाइट के दिन उसका घूंघट उठा लिया हो। उसकी ये हरकत देखकर टिया तुरंत समझ गई कि आखिर ये आदमी ऐसे नाटक क्यों कर रहा है। इसलिए वो उस दुकानदार की ओर देखते हुए बोली, अरे मुझे आपकी दुकान पर लगे हुए सीसीटीवी की फुटेज देखनी है। टिया ने अपनी बात रखते हुए कहा और उसके इतना कहने के बाद वो दुकानदार बोला, अरे मैडम तो ऐसे बोलिए ना, मैं कुछ और ही समझा था। इतना कहकर उसने अपने होंठ काट लिए थे। लेकिन टिया ने उसे इग्नोर कर दिया और बोली, कहाँ स्क्रीन है आपकी? उसके इतना कहने पर उस आदमी ने अपना फोन उठाकर टिया को पकड़ा दिया था। उसके बाद टिया ने फोन पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक करना शुरू कर दिया था और उसे मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही सिद्धार्थ मिल गया था। चूंकि टिया ने सिद्धार्थ को जाते हुए देखा था, इसलिए उसने सिद्धार्थ पर फोकस करने के बजाय उसकी गाड़ी के नंबर पर फोकस किया ताकि उसे सिद्धार्थ के बारे में पता चल सके कि सिद्धार्थ कहां से आया था और कहां जा रहा था। और उसका ये पैंतरा भी काम कर गया था। टिया को सिद्धार्थ की गाड़ी का नंबर मिल गया था और जैसे ही टिया ने उसकी गाड़ी पर आरजे लिखा देखा, वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ राजस्थान गया हुआ है। हालांकि उस वक्त सिद्धार्थ राजस्थान नहीं गया था बल्कि एक्सीडेंट स्पॉट पर गया हुआ था। लेकिन अभी के लिए टिया के लिए वो राजस्थान ही गया हुआ था। लेकिन राजस्थान तो बहुत बड़ा है, हम उसे वहां कैसे ढूंढेंगे? रणधीर ने टिया से अगला सवाल किया। सिद्धार्थ की गाड़ी का नंबर RJ 30 से शुरू हो रहा है, मतलब साफ है
सिद्धार्थ राजसमंद में है, टिया ने रणधीर से कहा। हालांकि टिया ने पूरा नंबर देखा था, लेकिन उसे वो नंबर क्लियर नहीं दिखा था, इसलिए वो पूरे नंबर पर दांव नहीं खेल रही थी। कितना गजब का इत्तेफाक था। जिस सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए टिया और रणधीर कई दिनों से भटक रहे थे, आज वो उसी के चक्कर में राजस्थान जा रहे थे। वही सिद्धार्थ उनसे मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आगे चल रहा था। इधर टिया और रणधीर सिद्धार्थ को ढूंढने जा रहे थे और उधर दूसरी तरफ रोहन अमन नायक के बताए हुए प्लान को अंजाम देने के लिए रिया माथुर के बंगले के सामने पहुंच चुका था। चूंकि आज गुरुवार था और हर गुरुवार को रिया माथुर अनाथ आश्रम में बच्चों से मिलने जाती थी और वो इसी टाइम पर जाती थी। ये बात अमन को अच्छे से पता थी, इसलिए अमन नायक ने रोहन को रिया माथुर के घर के सामने भेजा था। रिया माथुर जैसे ही अपनी गाड़ी से बंगले के बाहर निकली कि रोहन झट से दोनों हाथ हिलाते हुए उसके आगे आ गया था। चूंकि रिया और रोहन का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए रिया रोहन को पहचान नहीं पाई थी। अचानक से रोहन के सामने आने पर रिया के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और रिया के साथ कार में बैठा हुआ सुयश कार से उतरकर रोहन के सामने पहुंच गया था। मरना है क्या? मरना है तो किसी और गाड़ी के सामने जाकर मर, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ रहा है? सुयश दांत पीसते हुए बोला। मुझे रिया माथुर मैडम से मिलना है, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के बारे में। रोहन ने सुयश से सीधा सिद्धार्थ का नाम लेते हुए कहा। ये अमन ने उसे सिखाकर भेजा था कि अगर तुम उसके सामने सिद्धार्थ का नाम लोगे तो सुयश तुम्हें रिया के पास सीधा लेकर जाएगा, और यही हुआ भी। जैसे ही रोहन ने सुयश के सामने सिद्धार्थ का नाम लिया कि उसके कान खड़े हो गए थे। प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के बारे में? सुयश थोड़ा गंभीर आवाज में बोला। जी हाँ, प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के बारे में, रोहन ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। ठीक है, आओ, सुयश ने रोहन से कहा और उसके बाद वो रोहन को लेकर रिया के पास चला गया था। जब सुयश और रोहन रिया माथुर के सामने पहुंचे तो सुयश ने रोहन की ओर पॉइंट आउट करते हुए कहा, मैडम, ये रोहन है, हमारी रिसर्च लैब में असिस्टेंट है, इसको प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के बारे में कुछ बात करनी है। प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के बारे में? रिया ने सुयश की बात सुनकर चौंकते हुए कहा और फिर रोहन की ओर देखते हुए बोले, क्या हुआ रोहन? उसके इतना कहते ही रोहन ने अपने साथ लाया हुआ एक पेन और पेपर निकाल लिया था और उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया था। मैडम, मैंने अमन सर के कहने पर 9839098390 पौधे अलग से लगाए थे, लेकिन वो सारे पौधे सूख गए हैं। अमन सर ने आपसे ये बताने के लिए मना किया था। अब जब वो गायब हो गए हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये बात बताऊं। रोहन ने रिया से कहा। उसने पौधों की गिनती के बहाने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया था, लेकिन रिया माथुर इस बात को अभी तक समझ नहीं पाई थी। क्या अमन प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के अलावा और कोई भी प्रोजेक्ट रन कर रहा था? रोहन की बात सुनकर रिया माथुर चौंकते हुए बोले, हाँ मैडम, लेकिन ये सारे के सारे 9839098390 पौधे सूख गए हैं और अमन सर फोन भी नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। आपकी उनसे बात हो तो प्लीज इसे क्लियर कीजिएगा। रोहन ने इतना कहा और उसके बाद वो पेपर फाड़ कर रिया माथुर के हाथों में पकड़ा दिया था और वहां से चला गया था। रिया माथुर वहीं खड़े खड़े रोहन को जाते हुए देखती रह गई थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि अमन, जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वो किसी प्रोजेक्ट को साइड बाय साइड रन कर रहा था और उसको इस बात की भनक भी नहीं थी। अमन ने और ना जाने क्या क्या किया है मुझसे छुपाकर, ये तो भगवान ही जाने। रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और उसके बाद वो कागज बाहर ही फेंक दिया था और वहां से चली गई थी। जब रिया वहां से निकली तो रोहन वहीं पर छुपा हुआ था और जब उसने रिया माथुर को कागज फेंकते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। रिया तक अपना संदेश पहुंचाने के चक्कर में अमन ने अपने ऊपर एक लांछन भी लगा लिया था और वो रिया माथुर तक अपना संदेश भी नहीं पहुंचा पाया था। मैंने अमन सर से पहले ही कहा था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। रोहन ने लंबी सांस भरते हुए कहा और उसके बाद वहां से निकल गया था। और जब रोहन वहां से बाहर निकल रहा था तो उससे कुछ दूरी पर मौजूद जगत प्रसाद माथुर उसे घूरते हुए देखे जा रहे थे। रिया और सुयश भले ही कुछ ना समझ पाए हों, लेकिन जगत प्रसाद माथुर को रोहन के ऊपर शक हो गया था और वो रोहन के पीछे पीछे चल पड़े थे। इधर रोहन अमन का संदेश रिया माथुर तक पहुंचाने में फेल होने के बाद मायूस होकर जा रहा था और उधर कार में बैठे सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक मायूसी फैली हुई थी, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि वो उन स्टोन्स को पाकर खुश नहीं था। जब तुम्हें देवयानी के होने का सबूत मिल गया है तो फिर तुम इतना दुखी क्यों हो?
गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। कुछ नहीं, मुझे बस कुछ टूटा टूटा सा फील हो रहा है। सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए जवाब दिया और वो अपने हाथ में मौजूद उन स्टोन्स को देखे जा रहा था। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ अब इसका करना क्या है? गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। मुझे क्या पता, मुझे किसी ने बताया थोड़ी ही है कि इसका क्या करना है। क्या भाई गुल्लू, उल्लू की तरह सवाल करते हो? सिद्धार्थ ने गुल्लू को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। एक काम करो, इसके ऊपर बिजली गिरा कर देखो, हो सकता है इससे कुछ फायदा हो जाए। गुल्लू ने सिद्धार्थ को सुझाव देते हुए कहा और गुल्लू के इतने बेतुके सुझाव को सुनते ही सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो गया और वो गुल्लू की तरफ देखते हुए बोला, नशा कर लिया हो क्या? नहीं, गुल्लू ने बहुत मासूमियत के साथ जवाब दिया। तो फिर इतने बेतुके सुझाव क्यों दे रहे हो? सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसे ही मजाक किया मैंने भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। नहीं, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अगर कोई अच्छा सुझाव हो तो दो, वरना रहने दो। ऐसे बेतुके सुझावों को सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा। तो एक बार जादुई बारिश करा लो, हो सकता है कुछ काम बन जाए। गुल्लू ने सिद्धार्थ का गुस्सा देखते हुए ऐसे ही अंदाजे से कहा और सिद्धार्थ को उसका ये सुझाव ठीक भी लगा और उसके बाद उसने उन सारे स्टोन्स को सीट पर रख दिया था। उसके बाद उसने अपने आगे बैठे बाउंसर और ड्राइवर की ओर देखा। उन दोनों का ध्यान रोड पर था। ये सिद्धार्थ के लिए सही मौका था। उसने उन स्टोन्स पर जादुई बारिश कराना शुरू कर दिया था, लेकिन जादुई बारिश कराने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जादुई बारिश कराने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो सिद्धार्थ परेशान हो गया था। शायद हमने कोई बेकार स्टोन उठा लिया है। गट फीलिंग गलत हो गई है। ये स्टोन किसी काम का नहीं है। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने उन स्टोन्स को अपने हाथों में ले लिया था और जैसे ही उसने उन स्टोन्स को अपने हाथों में लिया कि उसके बाद जो हुआ उसने सिद्धार्थ को हैरान करके रख दिया था। आखिर क्या हुआ था सिद्धार्थ के साथ उन स्टोन्स को हाथ में लेने के बाद, और क्या होगा जब जगत प्रसाद माथुर को पता चल जाएगा कि अमन रह रहा है रोहन के साथ? क्या यहाँ से आने वाला है अमन और रोहन की जान पर खतरा? और क्या राजस्थान जा रहे टिया और रणधीर सफल हो पाएंगे राजसमंद में सिद्धार्थ के बारे में पता लगाने में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।